लास्ट एक रील्स पर, एक शॉर्ट वीडियो पर ये बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए PYQ किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। अब अभी 25 का रिजल्ट आया, उस पर कोई बच्चे असफल रहे, कोई बच्चों के मार्क्स लगभग 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन से वो असफल रहे। हम बताएंगे आपको कि PCS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस प्रकार से सफल हुआ जाए। तो मैं विषयवार चर्चा करूँगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो विषय आते हैं उन पर मैं विषयवार चर्चा करूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी NCERT पढ़नी चाहिए और कितने साल के PYQ लगाने चाहिए। इसके लिए मैं विषयवार एक सब्जेक्ट की पर चर्चा करते हुए आपको बताऊंगा। तो आप लोग एक कॉपी, एक पेन लेके बैठ जाएं और उस पर नोट कर लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। अब मान के चलिए कि प्रारंभिक परीक्षा में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो हमको अपना टारगेट 100 क्वेश्चन का रखना है कि 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, यानी 100 और 105 क्वेश्चंस के बीच में हमारे क्वेश्चंस रहें। तो हम शुरू करते हैं, विषयवार चर्चा करते हैं कि क्या क्या किस किस विषय में क्या पढ़ना है। जैसे मान के चलिए पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आप 3 सेगमेंट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो और सबसे ज़्यादा इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए अगर परीक्षा में अगर 22 क्वेश्चन आ रहे हैं या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन 22 या 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए करीब 13 से 14 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। बाकी क्वेश्चंस आपके मिडिवल हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री से होंगे। अब हमको पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, ये हम चर्चा करेंगे। पहले हम लेते हैं कि आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है आपको। आधुनिक भारत में पहले पढ़ना है आपको NCERT, बिपिन चंद्रा, वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, वो आप अच्छी तरह से पढ़िए। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले 20 साल के क्वेश्चंस आप लगाइए, पिछले 20 साल के PYQ लगाइए। और PYQ कैसे लगाएंगे, PYQ लगाने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान के चलिए आपने क्वेश्चन लिया, आपने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर वो कोई सॉल्व हो रहा है तो उस पर टिक कर दिए। बाकी जो 3 ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में उसका जो आंसर है मान के लिए C है, तो C आंसर पर टिक कर दिया आपने। और A, B और D इसका आंसर नहीं है, तो A, B और D आंसर इसका क्यों नहीं है, और वो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस मॉडर्न स्ट्रीम के किस टॉपिक से कनेक्ट हो रहे हैं, वो भी पढ़िए आप लोग। ठीक है, आपने क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो वही क्वेश्चन जब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो एक रजिस्टर बनाइए, इसका मॉडर्न हिस्ट्री का रजिस्टर बनाइए। पिछले 15 साल के क्वेश्चन लगाइए, 20 साल के क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, जहाँ दिक्कत आ रही है आपको सॉल्व करने में, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करिए। उन 20 साल के क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं उसको उस रजिस्टर में नोट करिए, लिखिए और उसका अभ्यास करिए बार बार। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी पकड़ होगी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस पे। और मान के चलिए आपने NCERT पढ़ लिया, बिपिन चंद्रा पढ़ लिया और आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया और आपने PYQ लगा ली 20 साल से, तो 20 साल के क्वेश्चन से आपको ये भी PYQ से ये भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कि कहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप एक रणनीति भी बना सकते हैं अच्छी तरीके से। यही आपको फार्मूला मॉडर्न हिस्ट्री में, यही फार्मूला आपको मध्यकालीन भारत में लगाना है, यही फार्मूला आपको प्राचीन भारत में लगाना है। प्राचीन भारत में पढ़ने के लिए आपको रामशरण शर्मा की NCERT पढ़नी है और सेंटर फॉर एम्बिशन के नोट्स, जो हमारे पूरे PCS ओरिएंटेड नोट्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ऐसे मिडिवल हिस्ट्री में आप नोट्स देख सकते हैं और सतीश चंद्रा की बुक देख सकते हैं। ऐसा ही पूरा सेगमेंट बनाइए हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में पूरे ये NCERT नोट्स और पिछले 20 साल के क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया हिस्ट्री की रणनीति। ऐसे ही अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में भी क्या करना है। पॉलिटी में आपको 2 NCERT पढ़नी है। क्लास 11 की NCERT है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। ठीक है, ये पढ़िए आप लोग आराम से। ये जब आप पढ़ लेंगे तो इन दोनों NCERT के पढ़ने के बाद आपको ये आभास होगा, ये कॉन्फिडेंस मन में आएगा कि हिस्ट्री की एक समझ पॉलिटी की एक समझ आपके अंदर पूरी विकसित हो जाएगी। और उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़िए, लक्ष्मीकांत टॉपिक वाइज पढ़िए और फिर 20 साल के क्वेश्चंस पॉलिटी के लगाइए आप लोग। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करिए। जैसे मैंने बताया था कि हिस्ट्री में भी आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, ऐसी पॉलिटी में आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। अब मान के चलिए, अब जैसे क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, कथन मतलब स्टेटमेंट क्वेश्चन आया। बी स्टेटमेंट आया कि संविधान संशोधन जब होता है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है,
तो जब वो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो किस कंडीशन में बुलाया जाता है? जब बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है या उपाध्यक्ष करता है? अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है तो कौन करता है? कि जब संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है तो क्या संविधान संशोधन पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? ये सारा सब कुछ उस टॉपिक से आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो लक्ष्मीकांत में जाइए, आप पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है सीधे किताबें चले जाइए, पढ़िए उसको अच्छी तरीके से और अपना एक रजिस्टर मेंटेन करिए हर चीज़ का, खास तौर से PYQ का। तो मैंने बताया आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, दोनों NCERT, भारतीय संविधान सिद्धांत व्यवहार, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एक NCERT और मैं बताना भूल गया आपको, डेमोक्रेसी इन इंडिया, भारत में लोकतंत्र। ये दोनों NCERT पढ़ेंगे आप लोग। मतलब आप जब पढ़ लेंगे दोनों NCERT को तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छी समझ मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी विकसित हो जाएगी। हमने इस अब 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए, पॉलिटी और हिस्ट्री। अब बताती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 12 जितनी भी NCERT दी है, 9th NCERT है ज्योग्राफी में 6 to 12, 6 में 1, 7 में 1, 8th में 1, 9th में 1, 10th में 1, 5 NCERT ये हो गया। और फिर आपका 11 में 2 NCERT है और आपका 12 में 2 NCERT, ऐसे करके 9 NCERT आपकी पूरी कवर करती है। और आप इन 9 NCERT को पढ़ने के बाद केवल महेश वर्डवाल बुक पढ़िए और 20 साल के PYQ लगाइए, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट। ज्योग्राफी में आप इतना पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन भी, मतलब मान के चलिए अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके ले जाएंगे। ठीक है। अब जो 11 में 2 NCERT हैं उनका आप नाम नोट कर लीजिए। उनमें एक NCERT है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी NCERT है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, भारत भौतिक पर्यावरण। ये 11th की NCERT हो गई जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और 12th की NCERT में भी 2 NCERT हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड द इकोनॉमी। यानी आप एक बार को 6, 7, 8, 9, 10 की ज्योग्राफी की NCERT स्किप कर सकते हैं, लेकिन 11 और 12 की जो आपकी 11 में 2 और 12 में 2 जो NCERT हैं उनको आप स्किप मत करिएगा, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि चाहे PCS हो चाहे UPSC हो, सारे क्वेश्चंस UPSC में भी और PCS में भी लगभग 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। ठीक है। और साथ में PYQ लगाने हैं आपको। तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया, पॉलिटी बता दिया और ज्योग्राफी बता दिया। अब हम आते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आपको पढ़ना है, NCERT पढ़नी है, उसका नाम है 11 की NCERT है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपको पढ़नी है। साथ में आपके करंट अफेयर्स की जो इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे रुपया कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, अभी IMF ने कोई गाइडलाइंस दी, या बजट आया, या सरकार का कोई इनिशिएटिव आता है, कोई मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, राजस्व घाटा है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको लेके चलने पड़ेंगे इकोनॉमी में, और NCERT लेके चलिए। और एक बुक आती है परीक्षावाड़ी की, खासतौर से PCS के लिए पढ़िए आप, परीक्षावाड़ी बुक आती है इकोनॉमी की। इससे क्या होगा, परीक्षावाड़ी बुक से क्या होगा कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का वो कवर हो जाएगा। और दूसरा जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप करंट अफेयर्स की मैगजीन, और साथ में जो डेली करंट अफेयर्स की जो चीज़ें इकोनॉमी चल रही हैं इनको एक रजिस्टर में नोट करिए, उसका एक नोट्स बनाइए, और साथ में आप PYQ लगाइए पिछले साल के 20 साल के, इकोनॉमी आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है आपका यूपी स्पेशल में भी बुक आती है परीक्षावाड़ी की, वो आप पढ़िए और पिछले 20 साल के क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप आराम से यूपी स्पेशल में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप परीक्षावाड़ी बुक पढ़ लेंगे और 20 साल के क्वेश्चन लगा लेंगे अच्छी तरीके से, तो आराम से आप यूपी स्पेशल कर ले जाएंगे। अब पढ़ना क्या है, अब आपको हाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है, जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। करंट अफेयर्स में क्या है कि या तो आप मंथली मैगजीन ले लीजिए, या फिर क्वार्टरली बुक आती है दृष्टि की, जो आँख वाली, वो आप पढ़िए अच्छी तरीके से और करंट पर नज़र बना के रखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि करंट अफेयर जो है वो बैकबोन है, चाहे UPPCS का हो चाहे UPSC का हो। इसलिए सेंटर फॉर एम्बिशन पिछले 4 सालों से एक IITW करके हर वीक टेस्ट कराता है, यानी मंथ में अगर 4 वीक हैं तो हम हर वीक टेस्ट कराते हैं IITW का। उसमें क्या होता है कि हर वीक में आपकी नेशनल इंटरनेशनल आपकी जो न्यूज़ रहती हैं, जैसे चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सरकार ने कोई भी नया इनिशिएटिव चलाया हो एजुकेशन को लेके, सोसाइटी को लेके, और आपका वुमेंस को लेके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका पूरा एक
पूरा सार संग्रह करके एक पेपर होता है हर शनिवार को, वो सेंटर फॉर एम्बिशन कराता है अच्छी तरीके से। तो सेंटर फॉर एम्बिशन में करंट अफेयर्स की क्लासेस भी होती हैं और अच्छी तरीके से तैयारी हो सकती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आइए, अब आपको पढ़ना है साइंस। साइंस में क्या है कि साइंस में आप आराम से P5 तो लगाने हैं आपको, और एक बुक आती है ल्यूसिड। ल्यूसिड बुक में आप जो जैसे एक बुक आती है ल्यूसिड, ऐसी एक बुक आती है ल्यूसिड, उसमें आप बायोलॉजी का पार्ट पढ़ सकते हैं। उस बायोलॉजी के पार्ट से पढ़ेंगे आप तो सारे लगभग उसमें काफ़ी हेल्प होगी आपको। आराम से पढ़िए और उसकी तैयारी करिए और पकड़ बनाइए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन PYQ। आपको PYQ को पूरी पकड़ बनानी है और सॉलिडिफाई करंट अफेयर्स भी आपको तैयार करना है। अगर आप NCERT, PYQ, टेक्स्ट बुक और साथ के साथ करंट अफेयर्स सब साथ लेकर चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी। और आप, हमारा टारगेट 2026 में 100 क्वेश्चन करने का है। हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। हमें ये नहीं देखना है कि हमारा 91 हुआ, 92 हुआ, कुछ नहीं। हमें 150 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आराम से फिर सीधे पेपर देके आप मेंस की तैयारी करिए। कोई भी मन में संशय मत रखिए और जो मैंने आपको रणनीति बताई है उस पर आप काम करेंगे तो अभी तो आपको लगेगा कि नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इस रणनीति को फॉलो करेंगे तो आराम से आप UPPCS का 2026 का प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे। बस PYQ आपको लगाने हैं। जो मैंने आपको NCERT बताई हैं, बुक्स बताई हैं, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, और आपको UP स्पेशल की जो बुक बताई है, परीक्षावाड़ी, पिछले 20 साल के क्वेश्चन बताए हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। और एक रजिस्टर मेंटेन करिए पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, किसका, PYQ का, जिससे क्या होगा कि एंड समय पर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और PYQ लगाने से ये भी फायदा है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को हमें कहाँ ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को कहाँ कम पढ़ना है, ये भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, आप बस कॉन्फिडेंस मन में रखिए और हर चीज़ क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, निरंतरता करिए। आपकी निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप इसको फॉलो करिए, फिर हम लोग मिलते रहेंगे। ऐसे ही छोटी वीडियो आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम मार्गदर्शन करते रहेंगे। नमस्कार।